हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ एक ही वीडियो में पूरे डिसोल्यूशन की क्लियरिटी मैं आपको कराने वाला हूं, जिसको वन शॉट वीडियो, जिसका आपने थंबनेल भी देखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम वन शॉट में इस वीडियो को बनाएंगे, जिसमें मैं डिसोल्यूशन में किस तरीके से एसेट लायबिलिटी को ट्रीट किया जाता है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना, उसके बाद उनकी पेमेंट कराना, उनको सेल करना, प्रॉफिट लॉस निकाल के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और साथ ही साथ अगर इसी क्वेश्चन को जर्नल एंट्री में बोल दिया जाता तो जर्नल एंट्री में कैसे बनाते, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट में इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल दिक्कत तो नहीं आएगी। ट्रांजैक्शन कोई अजीबोगरीब आ जाती है तो उसमें थोड़ा उलझ ही जाता है, तो उसकी क्लियरिटी हम बाद में करते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। आपको पूरी वीडियो बड़े ध्यान से देखनी है। पहले अकाउंट बनाना सीखेंगे, उसमें भी एसेट, किस एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करें, किसको ना करें, किस लायबिलिटी को करें, किस लायबिलिटी को ट्रांसफर ना करें, फिर उन्हीं की जर्नल एंट्री किस तरीके से बनाएं, सारी की सारी क्लियरिटी मैं इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। ठीक है जी, तो बिना अपना समय खराब किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए। Pradeep and Rajesh were partner in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. They decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2018. Pradeep was deputed to realize the assets and pay off the liabilities. He was paid ₹1,000 as commission for his services. The financial position of the firm on 31st March 2018 was as follows. दो पार्टनर हैं, रेशियो 3:2 है, 31st मार्च 2018 को फर्म डिसोल्व हो जाएगी। इस डिसोल्यूशन का काम हमने प्रदीप को दिया कि तुम ये सारा का सारी जिम्मेदारी ले लो, और इसके लिए हम तुम्हें ₹1000 कमीशन भी पे करेंगे। उनकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, मिसेस प्रदीप लोन, राजेश लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और कैपिटल के बैलेंस। लाइव एसेट साइड में बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर, डेटर से रिलेटेड प्रोविजन, बीआर, बैंक, पीएनएल अकाउंट का बैलेंस और गुडविल, ये हमारी बैलेंस शीट है। अगर एडजस्टमेंट पे आओगे तो फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस आर एग्रीड अपॉन, उसके बाद फिर कंडीशंस लिखी हुई है और क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर दिखाना है। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बन चुका है। अब क्या करना है, अपनी एसेट और लायबिलिटी को क्या करना है, इस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कराना है। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट का ही काम है कि हमारी एसेट्स को हमें मार्केट में उनका दाम बिकवाए और उनके पैसे रियलाइज कराए, और जो हमारे ऊपर आउटसाइडर थर्ड पार्टीज की लायबिलिटी है उनको पेड करने का काम रियलाइजेशन अकाउंट का होता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी सारी एसेट्स और अपनी सारी लायबिलिटी को उठा के रियलाइजेशन अकाउंट को सौंप देते हैं। हम कहते हैं आप हमारी एसेट और लायबिलिटी को प्लीज सेल करवा दो और रियलाइज करा दो। ये कहता है ठीक है, करा देंगे। अब आप हमें बताइए, जितनी भी एसेट्स होती हैं, जितनी भी एसेट होती हैं, आपने सीखा होगा ना, इनको क्रॉस में लेकर आते हैं। देखो, एसेट इधर की तरफ है तो उसको इधर की तरफ लाएंगे, लायबिलिटी इधर की तरफ लिखी हुई है तो उनको इधर की तरफ ले जाएंगे। इसके पीछे का रीजन दे दूं मैं आपको, क्योंकि हमने कहा है ना, वन शॉट वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा कि कॉन्सेप्चुअली किस तरीके से इसको किया जाता है। आप हमें बताइए, अगर हम जर्नल की बात करें आपके सामने, बच्चों इधर की तरफ जर्नल देखो जरा एक मिनट। मैं कहता हूं, अगर फर्स्ट जर्नल की बात करूं, अगर मैं अपनी एसेट्स रियलाइजेशन को देने वाला हूं, तो क्या मेरी सारी एसेट डेबिट का नेचर रखती है, नहीं रखती है? और अगर अब मैं उनको बेचने वाला हूं, देने वाला हूं, तो क्या बताओ, मेरी सारी की सारी एसेट अब क्रेडिट हो जानी चाहिए। डेबिट को हटाना है, डेबिट को खत्म करना है, डेबिट को डिक्रीज करना है, तो क्रेडिट करना पड़ता है। मैंने कहा कौन कौन सी एसेट दे रहा हूं मैं, एक तो बिल्डिंग, तो मैंने कहा बिल्डिंग को डेबिट की जगह क्रेडिट कर लो। आप कहोगे डेबिट कहां है, मैंने कहा एसेट साइड में लिखे होने का मतलब ही डेबिट साइड लिखा हुआ है। मैंने कहा 1,20,000 रुपीज की तो बिल्डिंग दे देते हैं, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी पकड़ा देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करो। रीजन दे रहा हूं बच्चों आपको कि रीजन क्यों आप रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को डेबिट साइड लिखते हो। जर्नल एंट्री भी सीख जाओगे साथ ही साथ। अगर इस क्वेश्चन में अकाउंट बनाने की जगह एंट्री बनाने के लिए आ जाती, तो आप सारी एसेट को पहले ट्रांसफर करने की क्या एंट्री बनाते, जितनी भी एसेट डेबिट होती है सबको क्रेडिट करते हुए चलते। हमने कहा इन्वेस्टमेंट 30,000 है, उसके बाद हमारे पास डेटर, डेटर का जो प्रोविजन का बैलेंस होता है उसको आप अलग से दिखाएंगे, डेटर आप पूरे अमाउंट पे दिखाएंगे 34,000 पे। उसके अलावा आप बिल रिसीवेबल को ट्रांसफर करोगे तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, उसका अमाउंट लिखा हुआ है आपके पास 37,400। इसके बाद आपके पास बैंक। अब बच्चों बताओ, क्या बैंक बैलेंस को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की जरूरत है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल नहीं है। हम रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ वो एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं जिनको हम सेल करवाना चाहते हैं, उनको सेल करके हम पैसा कमाना चाहते हैं, अमाउंट रियलाइज करना चाहते हैं। अब बताओ, बैंक बैलेंस तो ऑलरेडी हमारे पास कैश का ही बैलेंस रखा हुआ है, तो उसको थोड़ी बेच दूंगा मैं। इस वजह से मैं बैंक बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करूंगा। इधर की तरफ एक और बैलेंस लिखा हुआ है प्रॉफिट, ये याद रखना, कैश और बैंक का बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। इसके बाद लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। मैंने कहा बताओ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस 8,000 रुपए है तो क्या एक तरीके का ये लॉस माना जाता है एसेट साइड में? क्या कोई लॉस खरीद लेगा आपका?
या कोई आपका प्रॉफिट अगर आपको होता तो आपको किसी को बेचते हो, उसे प्रॉफिट तो मालिकों का होता है ना। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है या लॉस है उसको हम ट्रांसफर नहीं करते, तो इसको भी छोड़ देंगे। गुडविल, गुडविल ट्रांसफर कर देंगे बच्चों। गुडविल का अब ट्रीटमेंट होना बंद हो जाएगा। गुडविल को ओल्ड न्यू में बांटते थे, गेनिंग सैक्रिफाइस, अब नहीं होगा। जब बिजनेस ही बंद हो गया तो फ्यूचर की क्या ही प्लानिंग करना, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आज फिर क्यों ही बांटना जब आज के बाद हम इस बिजनेस को ही नहीं रखेंगे। तो इस वजह से गुडविल को नॉर्मल एसेट मान के आप कहां ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो सारी एसेट ट्रांसफर हो गई किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर लेंगे और इन सब का टोटल करके लिख देंगे डेबिट में। तो अमाउंट आ गया 2,25,400। अब इसके बाद जब आपने सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर ही दिया है तो अब एंट्री से अकाउंट में कैसे ट्रांसफर किया जाता है इसको समझो। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट इसलिए किया गया क्योंकि सारी एसेट क्रेडिट करनी पड़ी हमें, क्योंकि इनका नेचर डेबिट का होता था, तो हमने इन्हें हटा दिया और रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दिया 2,25,400। तो अगर रियलाइजेशन एंट्री में डेबिट साइड लिखा हुआ है तो अमाउंट भी रियलाइजेशन में डेबिट साइड ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जितनी भी चीजें हैं उन सबको यहां पे लिख दो। देखो जी क्या करना, आप लिखना टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स का मतलब हमने जितनी भी सारी एसेट्स थी उन सब एसेट को कहां ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन में, जिसमें हमने बिल्डिंग को डाल दिया 1,20,000 रुपए से। उसके अलावा हमने इन्वेस्टमेंट को भी यहां ट्रांसफर कर दिया, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखा हुआ है 30,000 रुपीज। इसके बाद हमने डेटर्स को भी ट्रांसफर कर दिया, डेटर्स का अमाउंट 34,000 रुपीज। उसके बाद हमने डेटर के अलावा बीआर को मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, वहां पे फुल फॉर्म लिखी हुई है 37,400 रुपीज। और लास्ट में मैंने गुडविल को भी यहां ट्रांसफर कर दिया और उसका अमाउंट कितना ट्रांसफर कर दिया, 4,000 रुपीज। और इन सब का टोटल मैंने 2,25,400 रुपए की एसेट अपनी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी थी। अब अगर आपको एंट्री बनाने को नहीं आती, एग्जाम में सिर्फ अकाउंट बनाने को आता, तो आप सारी एसेट को उठा के क्रॉस में इसलिए डालते हो क्योंकि उसके पीछे ये वाली एंट्री एक कारण होता है। क्लियर है मेरी इतनी बात? बहुत बढ़िया। इसके बाद आ जाते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में भी सेम यही सोचना है। लाइबिलिटी का नेचर कैसा, क्रेडिट का। तो अगर हम इनको रियलाइजेशन को ट्रांसफर करने वाले तो मेरी सारी लाइबिलिटी खत्म हो जाएंगी क्योंकि वो रियलाइजेशन के पास चली जाएंगी। तो मैंने कहा जो लाइबिलिटी होती है उनका नेचर तो क्रेडिट का होता है, और अगर उनको मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं तो उन सबको मैं डेबिट कर दूंगा। तो मैंने कहा कौन कौन सी लाइबिलिटी मेरे पास है, एक तो क्रेडिटर, तो मैंने कहा क्रेडिटर को डेबिट कर दो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। उसके अलावा मिसेस प्रदीप लोन, बच्चों पार्टनर से रिलेटेड लाइबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होती रियलाइजेशन में, लेकिन पार्टनर के अलावा कोई भी थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी है तो उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। अब आप हमें बताइए, अगर मिसेस प्रदीप है तो प्रदीप हमारा पार्टनर है, मिसेस प्रदीप तो हमारी पार्टनर नहीं है, तो मिसेस प्रदीप को हम आउटसाइडर ही कंसीडर करेंगे और उनके लोन को भी हम एक लाइबिलिटी मान के मिसेस प्रदीप लोन को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट में। क्यों? क्योंकि क्रेडिट का नेचर है, खत्म कर रहे हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो ये जो फंड रिजर्व होते हैं, तो जितने भी फ्री रिजर्व होंगे या कोई किसी एसेट से रिलेटेड अगर कोई रिजर्व नहीं होगा तो वो तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर कहेंगे इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसको तो बांट लो। लेकिन अगर कोई किसी एसेट से रिलेटेड रिजर्व होता है, जैसे डेप्रिसिएशन रिजर्व, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन रिजर्व को आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, आप इनको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही लेकर जाते हो। तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी आप डेबिट साइड ही ट्रांसफर करेंगे। साथ में याद करो, हमने डेटर से रिलेटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट छोड़ दिया, तो मैंने कहा ये भी डेबिट साइड ही ट्रांसफर होगा। फुल डेट को भी ट्रांसफर कर देते हैं। आप चाहो तो इन दोनों की अलग अलग एंट्री बना सकते हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मैंने इन सबको कंबाइन करके बस आपको जस्ट समझाने की वजह से एक साथ लिख दिया, टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने कहा अमाउंट क्या क्या है बच्चों, तो क्रेडिटर 80,000, प्रदीप का, मिसेस प्रदीप का लोन 40,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 8,000 और 4,000 रुपीज का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या क्या छोड़ा हमने राजेश का लोन यहां पे कंसीडर नहीं किया क्योंकि राजेश तो पार्टनर है, पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा। मिसेस का लोन ले लिया हमने और कैपिटल के बैलेंस ट्रांसफर नहीं करे क्योंकि कैपिटल भी मालिक से रिलेटेड होती है। चलिए जी, इनको टोटल कर लेते हैं, 8 4 12 और 12 1,32,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। नरेशन आप लिख सकते हो, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आप एंट्रीज पास करेंगे। अब आप फिर बताइए, अगर रियलाइजेशन क्रेडिट है तो क्या रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आऊंगा, मैं हेडिंग डाल दूंगा सन्ड्री लाइबिलिटीज, ऐसे करके मैं हेडिंग डाल सकता हूं, मैं लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने जा रहा हूं यहां पे, जैसे मैंने यहां एसेट्स ट्रांसफर की थी। क्या क्या लाइबिलिटी, तो अब मैं कैसे कहूंगा यहां पे मिसेस
प्रदीप लोन मैंने यहां ट्रांसफर करना है, कितने रुपए, 40,000 रुपीज। मुझे यहां पे क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करना है 80,000 रुपीज, टोटल हो जाएगा 1,20,000। साथ ही साथ मुझे यहां पे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर करना है, कितने रुपए, 8,000 रुपीज। मुझे यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी ट्रांसफर करना है, तो मैंने लिख दिया प्रोविजन फॉर डेट्स, लिख देता हूं बच्चों, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, 4,000 रुपीज। ये हमने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। तो ये मेरी लाइबिलिटी और एसेट सारी ट्रांसफर हो गई, जो रियलाइजेशन अकाउंट में जाके रियलाइज हो जाएंगी। तो बच्चों जब कभी फुल क्वेश्चन करने के लिए आएगा ना, बैलेंस शीट के साथ आएगा कि बैलेंस शीट दे दी जाएगी, कहेगा अब करो, तो सबसे पहली 2 एंट्री के साथ आपको ये इस तरीके से अमाउंट ट्रांसफर करना है। अब इन एसेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइज कराना स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट पे आते हैं। एडजस्टमेंट में हमारे पास लिखा हुआ है फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री, प्रदीप पे कर देगा वाइफ का लोन। हमने कहा प्रदीप का लोन तो यहां लिखा हुआ है, तो अगर प्रदीप अपनी वाइफ का लोन पे करेगा तो रियलाइजेशन भी अब अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है, तो रियलाइजेशन कहेगा अगर मैंने यहां लोन क्रेडिट साइड है तो पेमेंट डेबिट साइड कराएंगे, और डेबिट साइड में क्योंकि इसको प्रदीप पे कर रहा है तो अब ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पैसा प्रदीप को दिया जाएगा। चलो फिर पहले एंट्री से सिखाते हैं, फिर बाद में अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अगर मिसेस प्रदीप का लोन प्रदीप ही पे कर देगा तो आप मुझे बताओ क्या बिजनेस के ऊपर से लाइबिलिटी उतरेगी? लेकिन एक नई लाइबिलिटी बिजनेस के ऊपर आ जाएगी, कब ये पैसा मालिक को देना पड़ेगा, क्योंकि मालिक ने, प्रदीप एक मालिक है, पार्टनर ने बिजनेस का लोन, ये बिजनेस के ऊपर लोन था प्रदीप लोन, मिसेस प्रदीप लोन, ये प्रदीप का लोन नहीं था, फर्म के ऊपर लोन था। और अगर फर्म का लोन कोई पार्टनर पे कर देता है तो ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब उस पार्टनर को कंपनसेट किया जाए। तो हमने कहा अगर प्रदीप को पैसा दिया जाएगा, ये देखा जाए तो थर्ड एंट्री है, जब भी पार्टनर को पैसा मिलता है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, तो प्रदीप की कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। हमने कहा जी तुमने हमारे ऊपर एक एहसान कर दिया, हमारी एक लाइबिलिटी पे कर दी, तो ये कोई एहसान नहीं है, हम उतार देंगे तुम्हारा एहसान, हम तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि हमारी लाइबिलिटी को पे करने का ये सारी की सारी जिम्मेदारी रियलाइजेशन अकाउंट की थी, तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 40,000 रुपीज से। इसको ऐसे समझो, लोन क्रेडिट साइड लिखा हुआ है यहां पे, तो पेमेंट डेबिट साइड होगी, लेकिन रीजन लिखा जाएगा प्रदीप कैपिटल, प्रदीप की कैपिटल में ये मिसेस का लोन अपनी पे कर रहा है, और कितने रुपए से पेमेंट कर रहा है, 40,000 रुपीज। क्योंकि अमाउंट कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे पूरे 40,000 दे देंगे। आप बाहर भी लिख सकते हो इस अमाउंट को, मैंने अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि आगे चल के मैं 1,000 रुपए उसको कमीशन के भी पे करूंगा, जब क्वेश्चन को हमने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है हमारे पास हाफ ऑफ द डेटर रियलाइज 12,000 एंड रिमेनिंग डेटर वर यूज्ड टू पे ऑफ 20% ऑफ द क्रेडिटर। पहले तो आपके जो डेटर हैं आधे वो 12,000 रुपए में बिक गए। अगर डेटर आपके पास यहां लिखे हुए हैं डेबिट साइड, तो उनकी पेमेंट आपको रिसीव होगी क्रेडिट साइड, और जब आपको पेमेंट मिलती है तो आप रीजन लिखते हो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट के नाम से, तो आप कैश या बैंक लिखोगे, और अब आप इनकी पेमेंट रिसीव करने स्टार्ट करोगे। आप कहोगे डेटर से हमें पैसा मिल गया 12,000 रुपए, 12,000, तो डेटर हमारे पास 34 है, उसमें से 12 तो हमें मिल गए, और बाकी के जो डेटर बचे उन डेटर्स का हमने इस्तेमाल किया है अपने क्रेडिटर को पे करने में 25%। देखो 80,000 रुपीज के क्रेडिटर है आपके पास, 80,000 के, इसमें से आप 25%, अगर मैं इसका 25% कैलकुलेट करूं तो ये 20,000 आएगा। हमने कहा बाकी का जो मेरा क्रेडिटर बच रहा था 34 में से 12 अगर चला गया तो मेरे डेटर 22,000 के बच रहे होंगे। उन 22,000 के डेटर को मैंने अपने क्रेडिटर को दिया, 20,000 वालों को, और हमने कहा सर हमारे डेटर ले लीजिए, इनसे आप पैसा रिकवर कर लेना। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि जब जब हमारी कोई एसेट हमारी लाइबिलिटी से सेट ऑफ होती है, हम उसकी जर्नल एंट्री या उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करते, तो इसका मतलब मेरे 20,000 ये खत्म हो गए, और उधर से जो बचे हुए 22,000 के डेटर थे वो खत्म हो गए, हम इनकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 12,000 रुपए हमें डेटर से रियलाइज हुए थे, इनकी आप एंट्री जरूर बनाओगे। अब फिर से सोचो, अगर डेटर से हमको पैसा मिल रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, क्योंकि पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, और ये काम कौन सा अकाउंट करा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, नरेशन बीइंग डेटर अमाउंट रियलाइज, तो एंट्री क्या बनी, कैश आया तो कैश डेबिट, किस अकाउंट के थ्रू आया, रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमारी सारी एसेट सारी लाइबिलिटी अब रियलाइजेशन में रिकॉर्डेड है, तो जो भी पैसा आएगा जाएगा सब रियलाइजेशन के थ्रू आएगा। मैंने बाकी क्वेश्चंस में भी अच्छे से सिखाया हुआ है, वीडियो अपलोडेड है, चेक करना आप उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश 27,000। हमारी इन्वेस्टमेंट ये रही 30,000 की, और हमने इसे राजेश एक पार्टनर को सोल्ड कर दिया कितने रुपए में, 27,000 में। तो आप ये मत चेक करना बच्चों कि इन्वेस्टमेंट तो 30 की थी सर, 27 में क्यों दी थी, नहीं, 30,000 की इन्वेस्टमेंट 27 में दे दी तो 27 में दे दी। अगर आपके पास ये डेबिट साइड लिखी हुई है तो आप क्रेडिट साइड में आके लिखेंगे बाय राजेश, क्योंकि राजेश को दिया है कैपिटल,
राजेश की कैपिटल का नाम लिखेंगे और आपने उसको क्या पे कर दिया, एक तरीके से मतलब क्या दे दिया, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट नाम लिखना और 27,000 रुपीज रिकॉर्ड कर देना। हमने कहा ले जाओ इन्वेस्टमेंट ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम और भी ले जाओ एसेट, हम तो तुम्हारी कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि जब भी हम पार्टनर को कोई भी अमाउंट देंगे या अमाउंट लेंगे तो हम उसकी कैपिटल को प्लस और माइनस करते हुए चलेंगे। आपके दिमाग में आएगा इसकी एंट्री क्या होगी, हमने कहा दोबारा सुनो। अगर राजेश को इन्वेस्टमेंट ले लेता है तो क्या राजेश से पैसा मांगा जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले चेक करो, प्रदीप ने कोई लाइबिलिटी पे की थी तो हम उसे पैसा दे रहे थे, अमाउंट पे कर रहे थे, तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट किया जा रहा था। अब अगर मुझे किसी पार्टनर से पैसा लेना है वापस, तो कैपिटल को क्रेडिट की जगह डेबिट करूंगा। तो मैंने कहा राजेश से अगर पैसा लेना है तो राजेश की कैपिटल को तो डेबिट कर दीजिए। और ये काम कहां चल रहा है, फिर से वही बात, सारी की सारी जिम्मेदारी रियलाइजेशन की, तो एंट्री में रियलाइजेशन का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अगर इन लाइबिलिटी और एसेट्स की, इन एसेट्स और लाइबिलिटी की पेमेंट या इनकी सेल किया जा रहा है तो रियलाइजेशन का नाम जरूर आएगा, चाहे वो पार्टनर टेक ओवर कर रहा हो या हम उसे मार्केट में कहीं सेल कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। अगर आपने रियलाइजेशन का नाम यूज नहीं किया तो भंडे होने तय हैं, ध्यान रखना। तो आपको अगर इन चीजों से बचना है, आपको सचेत रहना है, आपको क्वेश्चन सही करके आना है, नंबर पूरे लेने, तो आपको ध्यान रखना है कि रियलाइजेशन को बार बार याद करते रहना। एक बार भगवान को याद करना है, एक बार रियलाइजेशन को याद करना है, ये आपको काम करना है। आगे बढ़ते हैं। कितने रुपए ले लिए हमने, 27,000। नेक्स्ट, बिल्डिंग से रियलाइज हो रहे हैं हमको 1,52,000। मैंने कहा बिल्डिंग बेच के तो कैश ही आया होगा, ये लिखी बिल्डिंग, ले लेते हैं यहां पे, बिल्डिंग से रियलाइज्ड हो रहे हैं आपको, बिल्डिंग आपने बेच दी 1,52,000 रुपीज की, वेरी गुड, बिल्डिंग बेच दी। इसके बाद हमारे पास एंट्री, एंट्री बिल्डिंग को बेचने की एंट्री, बिल्डिंग बेची होगी तो कैश या बैंक में पैसा आया होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू टू रियलाइजेशन अकाउंट, वेरी गुड, अमाउंट 1,52,000, 1,52,000, वेरी वेरी गुड। इसके बाद कहते रिमेनिंग क्रेडिटर, अब जो बचे हुए क्रेडिटर थे, वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ, वो 2 महीने बाद पे करने थे आपको, जो बचे हुए थे। कितने बचे हुए थे, 80 में से 20,000 तो हम सेटल कर चुके हैं पहले ही, तो हमारे पास डेटर ले दे के कितने के बचे थे, 60,000 के क्रेडिटर बचे हुए थे। कहते हैं इनको 2 महीने बाद पे करना था, लेकिन देवर पेड इमीडिएटली, और उनको तुरंत पे किया जा रहा है क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, तो हम आज ही पेमेंट करके उनको सफा कर रहे हैं। कहते हैं इस वजह से वो आपको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, वेरी गुड। 10% का अगर मुझे डिस्काउंट मिलेगा तो बच्चों साथ में आपको 2 महीने भी लिख लेना, क्योंकि 2 ही महीने का टाइम बच रहा था, पूरे साल का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ कितने मंथ का मिलेगा, 2 महीने का। हमने कहा अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये तो अमाउंट 1,000 रुपीज निकल कर आएगा। मतलब जो बचे हुए क्रेडिटर है उनको सिर्फ 59,000 पे करने, क्योंकि 60 बच रहे थे, 1,000 रुपए का डिस्काउंट लग गया तो 59,000 पे करने। क्रेडिटर ये लिखे हुए यहां पे, तो पेमेंट किधर की तरफ होगी, डेबिट साइड टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, आप दोनों में से कुछ भी लिखना। बच्चों मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं इनको कैश बैंक, कि आप दोनों में से कोई भी यूज करना, कंफ्यूज मत होना। क्या पे कर दिया है हमने, क्रेडिटर्स को उनकी अमाउंट दे दी है, कितने रुपए, 59,000। कैसे आया ये, 60 में से 1,000 माइनस कर दिया। इसके बाद लिखा हुआ है बीआर को हमने सेटल कर दिया है 1,400 के लॉस पर, ये लिखा बीआर एसेट होती है, अगर सेटल कर दिया 1,400 के लॉस पर तो बीआर से हमें 36,000 रुपीज मिल गए होंगे। 37,400 की कोई चीज अगर 1,400 के नुकसान पर जा रही है तो हमें 36,000 रिकवर करा रही होगी। सेम एंट्री, पैसा आया होगा, अच्छा पहले आपने क्रेडिटर को पे करने की एंट्री नहीं बनाई, क्रेडिटर को पे करेंगे तो कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, और किस अकाउंट के थ्रू, रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। तो आ रहा है वन शॉट वीडियो, इसीलिए रखा है इसको कि एंट्री अकाउंट सब एक ही बार में समझ में आ जाए। किस चीज को ट्रांसफर नहीं करना, एसेट साइड से कैश को ट्रांसफर नहीं करना, बैंक को ट्रांसफर नहीं करना, लाइबिलिटी साइड में से पार्टनर से रिलेटेड किसी भी लाइबिलिटी को, चाहे वो रिजर्व हो क्योंकि पार्टनर का ही होता है, प्रॉफिट हो पार्टनर का होता है, लोन हो पार्टनर का होता है, कैपिटल हो पार्टनर की, इनको ट्रांसफर नहीं करना, बाकी सब चीज रियलाइजेशन को सौंप दो। अब सब कुछ तुम्हारे हवाले, सब तुम ही करना। आप ये वाले सिचुएशन है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने 59,000 क्रेडिटर को दे दिए, और अब हमने बीआर को 1,400 रुपीज के नुकसान पे रिकवर कर लिया है, रियलाइज करा लिया है, तो कैश आ गया होगा, कैश अकाउंट फिर डेबिट हो जाएगा, टू रियलाइजेशन लिख दिया जाएगा, और अमाउंट लिख लेंगे 36,000। बच्चों मैं ऊपर से रब कर दूंगा जिससे मैं अगली एंट्रीज को आगे कवर करूं। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है रियलाइजेशन में आपका खर्चा भी हुआ है 2,500 रुपीज का, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 2,500 रुपए खर्च कर देते हैं, पेमेंट इधर की तरफ हो रही है सारी की सारी, तो हमने कर लो जी, एक्सपेंस हो गया हमारा 2,500 रुपीज का खर्चा कर दिया हमने। अगर आप इनको टोटल करोगे तो 61,500 का टोटल खर्चा आ जाएगा। एक्सपेंस को पे करने की एंट्री अगर हम यही बना दें आपके लिए, अगर दिख रही हो तो बच्चों मैनेज करना, नहीं दिख रही होगी तो चलो मैं चेक कर लेता हूं कि दिख रही है नहीं दिख रही है।
एक्सपेंस को पे किया तो कैश गया, कैश अकाउंट क्रेडिट, और किस अकाउंट के थ्रू, रियलाइजेशन। तो कितना आसान है ना। रियलाइजेशन चैप्टर में पूरे मार्क्स लेना, बार बार वीडियो में यही बता रहा हूं मैं, हर वीडियो में मैंने यही बताया, बहुत इजी चैप्टर, बहुत आसान, सब हल हुआ है। आगे बढ़ देते हैं। अब एक एंट्री बच गई है जिसके लिए मैं आपको ऊपर की तरफ यहां लिख के दिखाऊंगा उस एंट्री को, क्या कि 1000 रुपीज हमें प्रदीप को और देने कमीशन के, क्योंकि उसने हमारा रियलाइजेशन का काम कराया है। हमने कहा देखो 10th एंट्री क्या बनेगी, अगर हम रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रदीप को पैसे दे रहे हैं तो मैंने कहा प्रदीप की कैपिटल फिर क्रेडिट होगी, क्योंकि पार्टनर को पैसा दोगे तो उसका अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर से पैसा लोगे तो उसका अकाउंट डेबिट। तो अब इस बार 1000 रुपए हम प्रदीप को देंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है तो हम कौन से अकाउंट का यूज करेंगे, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, 1000 रुपए और दे देते हैं उसको, 1000 रुपए तो ले रहा था वो, डन। तो यहां पे आप लिख देना कमीशन, और मिला उसको 1000 रुपए, टोटल हो गया 41,000। अब कोई चीज बची तो नहीं है जिसको ट्रांसफर करना हो, चलिए जी सारा अमाउंट हो गया, इसका टोटल और करके बाहर लिख लेते हैं। बच्चों दोनों तरफ का टोटल, दोनों तरफ के टोटल में से जिधर की साइड का टोटल ज्यादा आएगा वो पहले किया जाएगा, तो हमारे क्रेडिट साइड का टोटल इस बार एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अमाउंट लिख दीजिए इसका 3,59,000, 3,59,000। इस 3,59,000 में से आप डेबिट साइड के बैलेंसेस को जब डिडक्ट करोगे तो आपके पास जो बचेगा बैलेंस वो 30,500 होगा, आप इसको प्रॉफिट बोलेंगे अपना, और इस प्रॉफिट को प्रॉफिट ही मान के आप क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे किस किस के बीच में, राजेश और प्रदीप के बीच में। तो आप नाम लिखेंगे यहां पे प्रदीप और राजेश, और किस रेशियो में बांट देंगे, 3:2। जब आप इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आएगा 18,300 और 12,200। अच्छा बच्चे यहीं पे इसको रोक देंगे, मैं कहता हूं इसकी भी तो एंट्री बना सकते हो ना प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। आप बताओ प्रॉफिट को अगर ट्रांसफर किया होगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो आप प्रदीप का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देना, राजेश को भी दिया है तो राजेश का कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट कर देना, और किस अकाउंट के थ्रू लेकर आए हो बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब दोनों क्रेडिट हो गए तो एक चीज तो आपको डेबिट में भी लिखनी पड़ेगी। 30,500, 18,300 रुपए एक को दे दिए, 12,200 रुपए दूसरे को दे दिए, बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इस वीडियो से। ये हमारी जो 20, 25, 30, 35 मिनट की जो वीडियो है इसमें आपको पूरी क्लियरिटी हो गई होगी कि कितना क्वेश्चन था, कैसे होते हैं, एक बार में अकाउंट बनाने को आ जाए तो किस तरीके से अकाउंट बना के आंसर निकाला जाता है, एंट्री आए तो कैसे एंट्रीज हमको पास करते हुए चलना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, आपके कोई डाउट होंगे तो आप उन्हें कमेंट में करना, लिखना, उनके ऊपर फिर हम आपको एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए आप अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।